अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स और आज हम बात करेंगे रूमिनेशन डिसऑर्डर पे। इसके सिम्टम्स देखेंगे, इसके कॉजेज़ पे बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं और इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। रूमिनेशन डिसऑर्डर में इंडिविजुअल क्या करता है कि उसने जो है वो कुछ खा लिया और वापस से उसने जो है उस खाने को मुंह में लाया और उसको फिर दोबारा से चबाया या जो है उसको स्पिल्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए है रिपीटेडली रीगर्गिटेशन ऑफ फूड ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है वो रिपीटेडली रिगार्गिटेशन मीन्स के जो है वो निगलना, ब्रिंगिंग बैक यानी कि स्टमक से माउथ की तरफ जो है वो लाना। अब इसमें इंडिविजुअल क्या करता है कि इंडिविजुअल ने कुछ भी जो है वो खाया है, उस खाने के बाद उसने वापस जो है वो उस खाने को मुंह में लाया है, उसको जो है वो चबाया है। यानी कि उसने क्या किया है, उस खाने को मुंह में लाया वापस, उसको जो है वो रीचू किया, उसको रीस्वेलो किया और उसको स्पिल आउट कर दिया यानी कि उसको बाहर निकाल दिया। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसका वो एटलीस्ट 1 मंथ होगा, तब जो है वो रूमिनेशन डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है द रिपीटेडली रिगार्गिटेशन इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एन एसोसिएटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और अदर मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लेक्स और पाइलोरिक स्टेनोसिस। यानी कि इन दो मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है वो ये रूमिनेशन डिसऑर्डर जो है वो नहीं होना चाहिए। जिसमें फॉर सपोज गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लेक्स में जो है वो लोअर एसोफेजल जो है स्टमक से दोबारा जो है वो एसोफेजल की तरफ फूड इनहेबिट करता है, उसको प्रिवेंट करता है, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है फाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, फाइलोरिक स्टमक को इंटेस्टाइन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है और उसमें स्टेनोसिस जो है वो आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जो है वो नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पे जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो जो खाना है वो क्या होता है कि वो स्टमक में नहीं जाता, तो वो फिर प्रेशर के साथ जो क्या होता है कि वो फिर मुंह में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास सी है द ईटिंग डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। अब ये जो ईटिंग डिस्टर्बेंस है ये किसी भी जो अनदर ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, इनकी वजह से जो है वो ये डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है इफ़ द सिम्टम्स अकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और अनदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दे आर sufficiently severe to warrant additional clinical attention। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग जो है ये जो सिम्टम्स हैं ये अक्कर हो सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गए, और अगर ये प्रॉब्लम जो है वो एडिशनल क्लिनिकल अटेंशन कॉज कर रही है तो तब ये जो है वो डायग्नोज करेंगे। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें नेगलेक्ट हो सकता है, स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है जो इस डिसऑर्डर को जो है वो डेवलप कर सकती है। इसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, कोई ट्रॉमा हो गया,
ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं। इसके अलावा मैनेज जो है वो किया जाता है इंडिविजुअल के स्ट्रेस और एंजाइटी को, उसकी जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इसके अलावा साइकोडायनामिक थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं।